नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रेप यात्रा विद केडी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में जो नवंबर के महीने में आया था। और ये जजमेंट है अरावली हिल्स के कंजर्वेशन और माइनिंग रेगुलेशंस के बारे में। इसको लेकर के बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए हाल के दिनों में। इस वीडियो के थ्रू इस पूरे इशू को समझने की कोशिश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसको डिकोड करने की भी कोशिश करेंगे कि लोगों को इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें अरावली हिल्स के बारे में। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपने जरूर अरावली हिल्स देखे होंगे। दोस्तों, ये सिर्फ माउंटेन्स नहीं है, ये हैं अर्थ के सबसे पुराने जियोलॉजिकल फीचर्स। अगर बात करें तो लिटरली 1.8 बिलियन ईयर्स पुराने हैं। अगर इंडियन टर्म्स में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1 अरब 80 करोड़ साल। इनको बोला जाता है फोल्ड माउंटेन्स। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑन अर्थ ये हैं, और इसलिए ये एक जियोलॉजिकल ट्रेजर हैं। दोस्तों, ये शुरू होते हैं गुजरात के अहमदाबाद के पास से और राजस्थान से हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैले हुए हैं। तो ये 4 स्टेट्स में फैले हुए हैं, बेसिकली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और इनका जो 2/3 हिस्सा है, पूरे अरावली का 2/3 हिस्सा वो राजस्थान स्टेट में पड़ता है। दोस्तों, अहमदाबाद से दिल्ली तक 670 किलोमीटर की ये माउंटेन रेंजेस हैं। बात करें एक स्टैटिक फैक्ट आपको याद रखना है कि अरावली जो रेंजेस हैं, अरावली जो माउंटेन्स हैं, उसका जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर है माउंट आबू में। 1722 मीटर की हाइट है इसकी। पीक जो हाईएस्ट पीक है अरावली की वो है गुरु शिखर। वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है। इसका मतलब है ये नेचुरल इकोसिस्टम है जो हमारे इंटायर नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल करता है। दोस्तों, बात करें अरावली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, अरावलीज के 3 सुपर हीरो फंक्शंस हैं बेसिकली। एक तो है कि ये एक ग्रीन बैरियर के जैसे काम करता है। जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान के साइड में थार डेजर्ट है, ये अरावलीज एक वॉल बन के खड़ा है। दोस्तों, ये 2023 का एक फोटो है। ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अरावली एक वॉल के जैसे खड़ा है, ग्रीन बैरियर के तरीके से काम करता है। तो इस तरफ का जो एरिया है, दिस इज थार डेजर्ट। तो ये इस थार डेजर्ट को इस ग्रीन एरिया के साइड में आने से रोकता है, बेसिकली ईस्ट में आने से रोकता है। तो अरावली, अगर अरावलीज नहीं होते तो ये थार डेजर्ट अभी तक दिल्ली, हरियाणा, यूपी तक पहुंच गया होता। तो दोस्तों, डेजर्टिफिकेशन हो गया होता। तो इस डेजर्टिफिकेशन को रोकता कौन है? ये अरावली जो माउंटेन रेंजेस हैं, ये ग्रीन बैरियर के जैसे काम करती हैं और इस डेजर्टिफिकेशन को, इस थार डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकती हैं। दूसरी बात करें तो वाटर सिक्योरिटी। दोस्तों, लूनी, बनास, साबरमती, माही, चंबल, इन सभी नदियों को, इन सभी रिवर्स को रिचार्ज कौन करता है? वो अरावलीज ही करते हैं। तो मतलब अंडरग्राउंड जो एक्वीफर्स हैं वो भरते हैं अरावली से। जो वाटर लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल, वो मेंटेन कर रहा है कौन? अरावलीज मेंटेन कर रहे हैं। लाखों लोगों के लिए ये वाटर सोर्स इरिगेशन, सिंचाई से जुड़ा हुआ है, पीने के पानी में काम आता है और हर तरीके से काम आता है पानी। इसके साथ साथ अरावली जो माउंटेन्स हैं वो बायोडायवर्सिटी के हब भी हैं। दोस्तों, 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 4 टाइगर रिजर्व्स हैं यहाँ पर। फेमस वेटलैंड्स लाइक सुल्तानपुर, सांभर सब अरावली में है। टाइगर कॉरिडोर्स, वाइल्ड लाइफ हाईवे, सब कुछ। डेफिनेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं तो दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होता है। इमेजिन करो कि आपके पास 4 स्टेट्स हैं एंड हर स्टेट का अपना डेफिनेशन था अरावली का। राजस्थान का एक डेफिनेशन है, गुजरात का दूसरा, और हरियाणा के पास तो डेफिनेशन ही नहीं था। तो दोस्तों, इशू यही है। तो माइनर्स क्या करते थे? ये कंफ्यूजन का फायदा उठाते थे कि ये एरिया अरावली में है या नहीं है। तो जो डेफिनेशन पसंद था उसे अपना लेते थे। इलीगल माइनिंग चल रही थी, इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा था। तो नोबडी न्यू बाउंड्रीज, नोबडी न्यू क्या प्रोटेक्टेड था और क्या नहीं। तो एक यूनिफॉर्मिटी इन डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही सॉल्यूशन था कि यूनिफॉर्म डेफिनेशन दो, सब स्टेट में सेम रूल लगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डेफिनेशन आया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक साइंटिफिक डेफिनेशन देने की कोशिश की। पहले तो अरावली हिल्स को और अरावली रेंज को, दोनों को कैटेगराइज किया इन्होंने। अरावली हिल्स को बोला कि कोई भी एलिवेटेड लैंडफॉर्म जो 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊपर उठता हो अपने सराउंडिंग एरिया से। और सिर्फ वो पीक नहीं, सारे स्लोप, सपोर्टिंग टेरेन सब कुछ इंक्लूड होता है। जैसे कि एक हिल की बात करें तो ये दिस इज द पीक, बट ये जो स्लोप है और ये जो सराउंडिंग टेरेन है, ये सारा का सारा ये अरावली, ये अगर हिल को कैटेगराइज करें और अगर सराउंडिंग एरिया से इसको हम रेफरेंस हाइट ले लें तो ये दिस शुड बी 100 मीटर्स। कोई भी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म जो 100 मीटर्स या उससे ज्यादा ऊपर उठा हो अपने सराउंडिंग एरिया से,
और सिर्फ वो पीक की बात नहीं कर रहा है, इसमें सारे स्लोप भी आ जाएंगे और सारे स्लोप और जो इसको सपोर्ट करते हैं टेरेन, सब कुछ इंक्लूड होता है। तो इससे डिफाइन कर दिया कि अरावली हिल जब हम बात कर रहे हैं तो हिल को कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरीके से डिफाइन करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा अरावली रेंज। अब रेंज को कैसे डिफाइन करेंगे, तो जब दो या ज्यादा हिल्स एक दूसरे के 500 मीटर के अंदर हो, जैसे सपोज कि आप मान लें कि ये वाला एक हिल है और एक ये वाला हिल है, मान लेते हैं कि 100 मीटर से ज्यादा एलिवेशन है इन दोनों का, तो और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 500 मीटर से कम है, तो ये क्या है, ये अरावली रेंज का पार्ट होगा। ये कनेक्टेड इकोसिस्टम बनाते हैं। तो अरावली रेंज की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या, इन दोनों के बीच में जो वैली आ रही है वो भी अरावली रेंज का हिस्सा है। तो दोस्तों इस डेफिनेशन से हो क्या रहा है कि पूरा अरावली इकोसिस्टम कनेक्ट हो रहा है, और सिर्फ माउंटेन्स नहीं, वैलीज हो गई, स्लोप हो गई, सब कुछ, क्योंकि इकोसिस्टम एक कंटिन्यूअस थिंग है। एक जगह माइनिंग करो तो पूरा कनेक्टेड चेन ब्रेक हो जाएगा। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर से क्या किया, कुछ कोर जोन्स डिफाइन कर दिए, डेजिग्नेट कर दिए कि जहां पे माइनिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, कंप्लीटली बैंड है। क्यों बैन किया है, टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल इकोसिस्टम। तो अब वो कौन से जोन्स हैं, तो एक तो है प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि टाइगर रिजर्व्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, यहाँ पे माइनिंग बैंड है एकदम। इको सेंसिटिव जोन्स है, जो भी 500 मीटर रेडियस बफर के अंदर में इको सेंसिटिव जोन्स आते हैं, वो बैंड है। दूसरा जो रामसर वेटलैंड्स हैं, जो रामसर साइट्स हैं, वेटलैंड्स हैं बेसिकली, सुल्तानपुर, सांभर, इस तरीके के जो वेटलैंड्स हैं, इनको पूरी इनमें माइनिंग, यहाँ पे माइनिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सुल्तानपुर जो वेटलैंड है, आपको पता होना चाहिए, ये गुड़गांव में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। सांभर और सिलीसर ये राजस्थान में पड़ते हैं, है ना। तो इन वेटलैंड्स में आप जो है माइनिंग नहीं कर सकते। दूसरा, ऑल एरियाज वेयर गवर्नमेंट फंडेड प्लांटेशंस एग्जिस्ट, जहाँ पे गवर्नमेंट ने ट्रीज लगाए हैं वहां पे माइनिंग नहीं कर सकते। और इस दूसरा, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से 10 किलोमीटर का बफर रखा है। क्यों, क्योंकि कि स्टेट बॉर्डर का जो एरिया है वो भी सिक्योर रहे, तो आप वहां पर भी माइनिंग नहीं कर सकते। तो ये कुछ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरियाज डेजिग्नेट कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, आप जहाँ पे माइनिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अब माइनिंग कर कहाँ पे सकते हैं, कहाँ पे अलाउड है, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट बैन नहीं लगाया, लेकिन मॉरिटोरियम लगा दिया है। मतलब फ्रीज कर दी नई लीजेस, मतलब कि कोई भी नई माइनिंग लाइसेंस बिल्कुल भी इशू नहीं किया जाएंगे कब तक, जब तक एक मैनेजमेंट प्लांट अप्रूव नहीं किया जाता है कोर्ट के द्वारा, है ना। तो अभी इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से नए माइनिंग लाइसेंसेस बिल्कुल भी इशू नहीं किए जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग माइंस हैं, जो लीगल माइनिंग चल रही है, वो कंटिन्यू कर सकती हैं स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ, है ना। इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस फॉलो करनी होंगी, पोल्यूशन कंट्रोल फॉलो करना पड़ेगा, और फ्यूचर में क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एटॉमिक मिनरल्स का कंसीडरेशन है। मतलब अगर इंडिया को डिफेंस के लिए कोई मिनरल चाहिए, एटॉमिक एनर्जी के लिए कोई मिनरल चाहिए, तो उस पर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही, सिर्फ लाइमस्टोन, सैंड, मैसनरी स्टोन फॉर बिल्डिंग वो बैन हो रहा है प्रैक्टिकली, क्योंकि आप सबको पता है कि लाइमस्टोन, मार्बल पूरा राजस्थान से ही निकलता है, मोस्टली 80 to 90%। इसके साथ साथ लेड की बात करें, अगर हम जिंक की बात करें, सिल्वर की बात करें, कॉपर की बात करें, तो जो अरावली रेंजेस हैं, ये एक बहुत अच्छा सोर्स है इन सारे मिनरल्स के लिए। और आप सबने देखा होगा, जो भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर है इन सभी, लेड में, जिंक में, सिल्वर में, कॉपर में। अब दोस्तों बात करें मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, ये क्या चीज है, सस्टेनेबल माइनिंग क्या चीज है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से कहा कि ठीक है, सस्टेनेबल माइनिंग करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली। तो उन्होंने आईसीएफआरई को कहा, ये आईसीएफआरई एक एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेस्ट्री और इकोलॉजी का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है, देहरादून में बेस्ड है। तो इसको आईसीएफआरई को ऑर्डर किया कि पूरा अरावली लैंडस्केप का डिटेल्ड स्टडी करो। अब दोस्तों इस स्टडी में होगा क्या, एक तो जियो रेफरेंस्ड इकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, मतलब मैपिंग से पता चलेगा कौन सा एरिया इकोलॉजिकली स्ट्रांग है और कौन सा फ्रेजाइल है। दूसरा, आइडेंटिफाई करना होगा उन एरियाज को जहां पर सस्टेनेबल माइनिंग इकोलॉजिकली फीजिबल है, मतलब कौन से स्पेसिफिक एरियाज में माइनिंग पॉसिबल है विदाउट हार्मिंग द इकोसिस्टम, वो आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, कंजर्वेशन एरियाज को मार्क करना है, अब्सोल्युटली नो माइनिंग जोन्स। इसके बाद अगर माइनिंग होती है तो कैसे रिस्टोर करते हैं उस लैंड को, उसका प्लान बनाना पड़ेगा। इसके बाद क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट एनालिसिस करना है, सब माइंस का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, सब कुछ कैलकुलेट करना होगा। तो एक सरेंडा मॉडल फेमस है, सरेंडा मॉडल, सरेंडा मॉडल पे ये पूरी स्टडी एक सरेंडा मॉडल पर बेस्ड रहने वाली है, जो झारखंड में सक्सेसफुली काम किया था। अब जब तक ये मैनेजमेंट प्लान बनता है तब तक माइनिंग को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है, आईएलएमएस सिस्टम आपको याद रखना है, ऑनलाइन इंटीग्रेटेड, आईएलएमएस क्या है, इंटीग्रेटेड लीज मैनेजमेंट सिस्टम है।
रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए हर माइनिंग ऑपरेशन ट्रैक होता है, कितना प्रोड्यूस हुआ, रॉयल्टी क्या कलेक्ट हुआ, डिस्पैच कहाँ हुआ, सब कुछ डिजिटली इसमें ट्रैक होता है। तो आईएलएमएस सिस्टम को इन्फोर्स किया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बनाने की बात है, रेवेन्यू, फॉरेस्ट, पुलिस डिपार्टमेंट सभी के लोगों को मिला करके, माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग मिला करके एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बनाएंगे जो इलीगल माइनिंग को रोकेंगे। स्टोन क्रशर्स जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं वो 10 किलोमीटर दूर हो सकते हैं अरावली से, ताकि इलीगल मटेरियल प्रोसेस ना हो सके। दोस्तों माइनिंग करते हैं तो माइनिंग में क्या है, हम धरती के अंदर घुस रहे हैं, एक तरीके से ग्राउंड से नीचे जाते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। तो जब आप माइनिंग करते करते ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाए, वहीं पर आपको माइनिंग स्टॉप करनी है ताकि ग्राउंड वाटर डिस्ट्रॉय ना हो पाए। तो ये भी एक प्रोविजन इसमें रखा गया है। इसके बाद जो माइंस कंडीशन वायलेट करते हैं उनका रिन्यूअल नहीं होगा, बिल्कुल भी लीज टर्मिनेट हो जाएगी, ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। तो ये सारे प्रोविजंस रखे गए हैं फॉर स्टॉपिंग इलीगल माइनिंग इन सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। दोस्तों ये सिर्फ इंडिया का इंटरनल इशू नहीं है, इंडिया ने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी दिए हैं। एक तो है यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन इंडिया ने 1996 में साइन किया था, प्रॉमिस किया था कि डिजर्टिफिकेशन प्रिवेंट करेंगे, डेजर्ट एक्सपैंड नहीं होने देंगे। तो अगर अरावलीज को डैमेज करते हैं तो ये प्रॉमिस तो ब्रेक होता है। दूसरा, इसके बाद दोस्तों नेशनल एक्शन प्लान 2023 और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भी है। गवर्नमेंट ने अपने आप ही कहा था कि हम लैंड डिग्रेडेशन को रोकेंगे, डिजर्टिफिकेशन को रोकेंगे, और इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया था 2023 में, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। एक एक्टिव रिस्टोरेशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बेसिकली डिग्रेडेड लैंड को रिहेबिलिटेट करना है, ग्रीन कवर को बढ़ाना, ये सारी चीजें कर रहे हैं इन प्लान्स के जरिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो एक्चुअली इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को फॉलो कर रहा है, और ये कंसिस्टेंट है इंडिया के प्रोमिसेस के साथ में। अब आगे क्या होगा, रोड मैप क्या है, तो दोस्तों राइट नाउ अगर बात करें तो एक कंप्लीट फ्रेज है, नया लीज बिल्कुल नहीं मिलेगा जब तक आईएलएमएस इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाता, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्सेस बन नहीं जाती। और कमिंग मंथ्स में आईसीएफआरई जो है वो स्टार्ट करेगा स्टडी, जियोलॉजिकल सर्वे करेगा, इकोलॉजिकल असेसमेंट्स करेगा और एक्सपर्ट कंसल्टेशन लेगा, ये सब कुछ चलेगा, ये प्रोसेस चलने वाला है। दूसरा फेज 2 जो मिड फेज है, उसमें क्या होगा, आईसीएफआरई अपनी जो है डिटेल प्लान सबमिट करेगा, और सेफ माइनिंग जोन्स को आइडेंटिफाई करते हुए और नो माइनिंग जोन्स को आइडेंटिफाई करते हुए। और फाइनल फेज में क्या है, सुप्रीम कोर्ट उस पूरे रिपोर्ट को उस पूरे प्लान को स्टडी करेगा, रिव्यू करेगा और फिर उसके बाद अप्रूव करेगा। उसके बाद ही माइनिंग रिज्यूम होगी इन अप्रूव्ड सस्टेनेबल एरिया। न्यू माइनिंग लीजेस तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली हैं। तो दोस्तों अगले 2-3 साल तक ये पूरा प्रोसेस चलने वाला है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि कंप्लीटली बैन क्यों नहीं कर दिया गया माइनिंग को। तो दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट बैन नहीं लगाया है। क्यों आखिर? पहली बात तो है लाइवलीहुड, मतलब कि मिलियंस ऑफ वर्कर्स डिपेंड करते हैं माइनिंग पर। दोस्तों राजस्थान, हरियाणा में ये मेजर एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, तो अगर पूरा बैन कर दोगे तो लोग जॉबलेस हो जाएंगे। दूसरा क्या है, कंप्लीट बैन जो है बैकफायर करते हैं। कैसे? इलीगल माइनिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों हिस्ट्री शो करता है कि जहां कंप्लीट बैन होता है वहां पर इलीगल माइनिंग होती है और अंडरग्राउंड माफियाज बनते हैं, स्मगलिंग होती है, फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी बन जाती है। तो झारखंड में देखा, बिहार में देखा, कंप्लीट बैन का मतलब है इलीगल माइनिंग बूम, है ना। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि बैन मत करो, रेगुलेट करो स्मार्टली, है ना। आइडेंटिफाई करो कौन से एरिया सेफ हैं, वहां पे सस्टेनेबल माइनिंग करो और बाकी बचे हुए एरियाज को प्रोटेक्ट करो। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है, इकोसिस्टम भी प्रोटेक्टेड है, लाइवलीहुड्स भी प्रोटेक्टेड है। अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म। सबको ये जजमेंट दोस्तों पसंद नहीं आया। बेसिकली इन्वायरमेंटल जो एक्टिविस्ट हैं उनको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस चीज में है? एक तो है डेफिनेशन वीकनेस, है ना। जो 100 मीटर की जो डेफिनेशन दी गई है वो एक्टिविस्ट का कहना है कि ये 100 मीटर डेफिनेशन वीक है। इसका रीजन क्या है कि जो हिल्स जो 100 मीटर से कम है वो अनप्रोटेक्टेड हो जाती हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये छोटी हिल्स जो हैं 100 मीटर से नीचे एलिवेशन वाली, ये भी इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हैं और कनेक्टिविटी के लिए क्रूशियल हैं। तो और उन सबको अगर माइन कर दे तो इंटायर अरावली फ्रेगमेंटेड हो जाएगा। इसके साथ साथ ये 1.8 बिलियन साल पुरानी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, अगर माइन करके डैमेज करो तो रिस्टोर नहीं हो सकती। एक बार ब्रेक हो गया तो फॉरएवर के लिए हिस्ट्री खत्म है, नो रिकवरी पॉसिबल। इसके बाद बात करें तो अरावली दोस्तों एक कंटिन्यूअस इकोसिस्टम है। अगर पार्ट्स रिमूव कर दो, चाहे छोटी हिल्स हो, तो होल सिस्टम फेल हो जाएगा और टाइगर कॉरिडोर्स ब्रेक हो जाएंगे, वाटर रिचार्ज फेल हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी क्रैश हो जाएगी। दोस्तों इन्वायरमेंटल लॉज को फॉलो करने का राजस्थान, हरियाणा इन स्टेट्स का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? वीक है। तो प्लान बन भी जाता है तो इन्फोर्समेंट होगी या नहीं होगी, इस पे भी डाउट है। बात करें इस पे अभी अपोज कौन कर रहा है दोस्तों, मेनली कौन से ग्रुप्स अप्रोच कर रहे हैं? एक तो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और एनजीओज हैं। इन लोगों का फियर है कि ये डेफिनेशन लूप होल्स क्रिएट करेगा, लगभग 90% से ज्यादा अरावली पोटेंशियली माइनेबल बन सकता है। लेकिन इसमें से बहुत छोटा हिस्सा, पूरे पूरे अरावली रेंज का बहुत छोटा हिस्सा है
जो प्रैक्टिकली माइनिंग के लिए अवेलेबल है, क्योंकि बाकी सब स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन में कवर्ड है, लेकिन फिर भी लूप होल्स को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। दूसरा, राजस्थान और हरियाणा में जो कांग्रेस आप जैसे पार्टीज हैं, वो कह रहे हैं कि ये डिसीजन हाफ बेकेड है, इन्फोर्समेंट नहीं होगी। और सरकारी लैंड के बारे में भी कंसर्न है, रेवेन्यू लैंड, डिग्रेडेड फॉरेस्ट, वो क्यों प्रोटेक्टेड नहीं है, उनका ये भी कंसर्न है। तीसरा, एक एनवायरमेंटल ग्रुप्स में दोस्तों उनका कहना है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कंजर्वेशन लॉ चाहिए, सिर्फ माइनिंग रेगुलेशन नहीं, पूरा अरावली लैंडस्केप को प्रोटेक्शन चाहिए। नॉट जस्ट माइनिंग, ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्बनाइजेशन, सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए, बट जजमेंट सिर्फ माइनिंग को एड्रेस करता है। दोस्तों, इन्वायरमेंटल जो मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव ने मल्टीपल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिए हैं, क्लेरिफिकेशन दिए हैं। दोस्तों, इतने सारे प्रोटेस्ट जो हुए, इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसी को रीइटरेट करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को ऑर्डर दे दिया है, नई लीजेस इशू नहीं की जाएंगी। इसके बाद गवर्नमेंट डेटा में लिखा हुआ है कि इवन थियोरेटिकली ओनली 0.19% ऑफ टोटल अरावली एरिया अवेलेबल है पोटेंशियल माइनिंग के लिए। मतलब 99.81 प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी, ऐसा कहना है गवर्नमेंट का। ओवर 90% अरावलीज कवर्ड हैं स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन से, चाहे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो, इन सब के थ्रू 90% ऑफ अरावलीज कवर्ड हैं और प्रोटेक्टेड जोन में आते हैं, ऐसा कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और एक क्लैरिफिकेशन दिया उनका कहना है कि कोई भी प्रपोजल आता है तो डायरेक्टली माइनिंग नहीं हो जाएगा, EIA करना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, एक्सपर्ट कमेटी देखेगी, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट कंप्लायंस फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये यहाँ पे कोई शॉर्टकट्स नहीं है, मल्टी लेयर्ड स्क्रूटनी होगी, ऐसा कहना है गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है। तो दोस्तों, ये था पूरा स्टोरी अरावली हिल्स जजमेंट का। इसमें इंपॉर्टेंट टेक अवेज क्या है कि अरावलीज आर इरिप्लेसेबल, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। यूनिफॉर्म डेफिनेशंस से हेल्प होती है, कन्फ्यूजन खत्म होता है। सस्टेनेबल माइनिंग पॉसिबल है विद स्मार्ट रेगुलेशन, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जरूरी है। इसके साथ साथ मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट बहुत ही क्रिटिकल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।